वैसे ही पढ़ी जानी चाहिए, वैसे ही सोची जानी चाहिए। ये प्रशासन का पहला है। ओके। हम में से अधिकतर लोग इसीलिए प्रशासनिक सेवा के लिए हम जो है आउट हो जाते हैं। क्या? तो प्रश्न पूछिए, प्रश्न। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। अरे रोहित, रोहित जी, हाँ जी सर। दे तू आंसर देने वाला था बे एक हफ्ते पहले, क्या हुआ? सर भेजे थे मैंने, लेकिन एक ही बार भेजे, दोबारा भेज नहीं पाया सर। एक ही बार भेजे? तेरा आंसर तो मैंने आज तक कोई चेक नहीं किया। वैभव के चेक किए थे, जो वैभव आजकल आता नहीं है। सर डाले थे, ग्रुप में डाल रखे हैं मैम ने। मैडम ने ग्रुप में आंसर डाल रखे हैं तेरे? बहुत दिन हो गए सर। और चेक नहीं हुए वो? नो सर। दिस इज नॉट फेयर। तो आपने मुझसे बोला क्यों नहीं? हाँ, आज भेजूंगा सर। क्या भेजूंगा भाई? पहले जो आए थे वो क्यों नहीं चेक हुए? तूने पूछा क्यों नहीं मुझसे? सर मुझे लगा आपने देख लिए होंगे। तो देख लेंगे, तेरे को जवाब नहीं चाहिए? ये भी बात ठीक है सर। अरे बड़ा बेवकूफ वाली बात है। तुम लगने में क्यों जीते हो भाई इतना? मुझे लगा, तुम्हें लगा मैं गधा हूं तो मैं गधा बन जाऊंगा? नहीं सर, ऐसा नहीं लगता मैं। नहीं लगता नहीं है, मान लो लगेगा भी तो। मान लो किसी को लगता भी है नो सर, नहीं तो मान फिर सकते। मैं नहीं मानूंगा ना। तुम मानो या ना मानो, मैं नहीं। हाँ, मानूंगा नहीं, मैं नहीं मैं नहीं, मानूंगा। मैं नहीं मानूंगा, बात खत्म। तो यार तुम काम भी नहीं कर रहे हो और काम कर भी रहे हो तो बता नहीं रहे हो। चलिए आप ट्रू फॉल्स बता दीजिए पहले। रोहित, उसमें लिखना सब लोग चैट बॉक्स में। जी सर। एओ ह्यूम, एओ ह्यूम, नाम सुना है ना एओ ह्यूम का? लो लिख देता हूं, कल को कहोगे नाम ही नहीं सुना हमने तो। एओ ह्यूम providing was capable of providing unbiased capable of providing and unbiased and modern leadership। लिख दो चैट बॉक्स में सारे के सारे। और जब सारे बोलते हो ना तो सारे लिख दिया करो, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें क्लास से आउट कर दूं। सिलेक्शन तो हो नहीं रहा अभी, क्लास से भी आउट हो जाओगे। ओके। his leadership his leadership aroused suspicion among the British। his leadership aroused suspicion among the British। his leadership aroused suspicion among the British। सचिन को छोड़ के जितने भी लोग हैं ना, वो अपनी अपनी कुर्सी, चेयर, टेबल, बेडरूम, टॉयलेट, जहां भी है ना, हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ सारे के सारे। और नहीं खड़े करके खड़े हो रहे हो तो तुम्हारा कुछ होने वाला भी नहीं है। एओ ह्यूम्ड aimed at genuine aimed at genuine AO Hume aimed at genuine regeneration of Indian people। genuine regeneration of Indian people। AO Hume aimed at genuine regeneration of Indian people।
रोहित तेरा आंसर कहाँ है? सर ये लाइन राजीव। समझ में नहीं आई सर मुझे। हाँ सर ये लाइन समझ में नहीं आई, इसलिए मैंने लिखा नहीं ट्रू फॉल्स। भाई चाचा जी, एग्जाम में 90% क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे, अटेम्प्ट तो करने पड़ेंगे। या तो तैयारी करके अटेम्प्ट करने जाओ, या लड़ते लड़ते मर जाओ। या तो पृथ्वीराज चौहान बन लो, या कुतुबुद्दीन ऐबक बन लो। एक काम तो करना पड़ेगा। और या फिर चुपचाप आम नागरिक बन जाओ, बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी के झंडे उठाओ और बस जिंदगी जी लो चुपचाप आराम से। सर इल्तुतमिश भी तो बन सकते हैं सर ये। कोई ना बन सकते इल्तुतमिश। सचिन, उससे पहले तुम्हें सत्ता आनी चाहिए ना। वो इल्तुतमिश तो छोड़ दे, मलिक काफूर भी नहीं बन सकते। मजाक समझ रहे हो? नहीं बन सकते। मैं इस पे पूरा सेमिनार करने को तैयार हूं। तो सबने फॉल्स कह दिया, रोहित ने भी फॉल्स कह दिया, और ये जबकि ट्रू है। ये ट्रू है स्टेटमेंट। जितना हमने कल चर्चा की, हमने कितनी गालियां दी थी ह्यूम को, या हमने उसकी कितनी कमियां निकाली, या पूरे खेल समझ के आपको क्या समझ में आया आज तक जितना ब्रिटिश रूल कराया है? मैं बताता हूं तुम्हें, कुछ पल्ले नहीं पड़ा आज तक। 0 बटे सन्नाटा। किसने देखी है मूवी? किसने देखी है क्या? रोहित? नो सर मैंने Yes, नहीं देखी। अरे मैंने नहीं देखी इसलिए पूछ रहा हूं किसने देखी है। भाई बता तो दिया करो यार, तुम तो अफ्रीकन से भी गए गुजरे नाम हो। नाम सुना है बस, देखी नहीं। देखिए सर, देख किसने देखी है? मैंने सुना तो, किसने देखी है? खुशबू सर जी, खुशबू। आपने देखी है? हाँ क्या होता जी है सर। इस मूवी में, क्या होता है जरा एक लाइन में बता दो। सर उसमें ना वो बेटी और मतलब मदर की कहानी है। वो मदर बेटी के साथ पढ़ने जाती है, ऐसा सर। फिर क्या होता क्या है? सर वो इंटेलिजेंट हो जाती है अपनी बेटी से। अच्छा, बेटी से इंटेलिजेंट मदर हो जाती है पढ़ते पढ़ते। हाँ सर। और फिर क्या होता है? हेलो खुशबू जी? सर आगे याद नहीं सर। याद नहीं, चलो कोई बात नहीं। ओके, अगला क्वेश्चन। इंडियन नेशनल कांग्रेस वांटेड टू प्रमोट फ्रेंडशिप अमंग इंडियंस एंड ब्रिटिश। इंडियन नेशनल कांग्रेस वांटेड टू प्रमोट फ्रेंडशिप अमंग इंडियन एंड ब्रिटिश। जल्दी जल्दी किया करो, ट्रू फॉल्स। अमंग इंडियन एंड ब्रिटिश। सर एक बार और रिपीट करना। यार तू तो 3 बार तो वैसे ही बुलवा देता है, तुझे पता है कितनी जान लगती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस वांटेड टू प्रमोट फ्रेंडशिप बिटवीन इंडियन एंड ब्रिटिश। कांग्रेस, अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। कांग्रेस वांटेड टू इरेडिकेट prejudices relating to caste, creed, province and religion. Congress wanted to eradicate prejudices related to caste, creed, province and religion. अब देखो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों है कुलदीप फॉल्स? बता दे सबको। कुलदीप? तो फॉल्स इसलिए क्योंकि वो जैसे क्या बोलते हैं, जमींदार से तो उनके अगेंस्ट में पीजेंट की डिमांड्स नहीं उठाएंगे।
नहीं तो इसमें गलत स्टेटमेंट में गलत क्या है, ये वर्ड गलत बता दो मुझे कि ये गलत है। तो क्योंकि अगर वो ट्रू होता तो सर जैसे महात्मा ज्योतिराव फूले हैं वो ये नहीं कहते कि भाई जो कांग्रेस में क्या बोलते हैं, वो कांग्रेस के जो एलिमेंट्स हैं उनको क्रिटिसाइज नहीं करते कास्टिज्म के ऊपर। हम्म, जैसे उन्होंने ब्राह्मणवाद के लिए बोला था कि भाई द्रविडियन और जो आर्यन बात तो सही है, लेकिन इसमें उन्होंने अपने उसमें बोला था कि हम कास्ट और रेस और क्रीड और प्रोविंस तो करेंगे, पर मैंने रिलीजन डाल दिया जानबूझ के। तो बाकी सारे वर्ड्स तो फिर भी ट्रू है जो कल हमने लिखे थे, पर रिलीजन नहीं हो सकता। और हमने जो लिखा था, मैं तुम्हें अपनी हिस्ट्री नहीं सुना रहा हूं, मैं जो होना चाहिए तुम्हें वो बता रहा हूं, उसके भी अलग अलग पड़ाव और लेवल हैं। लेकिन कुल मिला के कुलदीप का आंसर फिर भी ठीक हो जाएगा, चाहे रीजन कोई भी हो, बाकियों का वो भी ठीक नहीं होगा। ठीक है जी। अब मैं आपसे पूछता हूं, अब फटाफट लिखना है, जो जितना जल्दी लिखेगा उतनी जल्दी मैं उसको मानूंगा। फर्स्ट सेशन विच ईयर, लिखो फटाफट। फर्स्ट सेशन विच ईयर, और जो पहले लिखेगा वही दो पहले दो दो लिखेंगे, मैं समझूंगा कि वो बाकी उन्हें देख के लिखा है। फर्स्ट सेशन विच ईयर, शाबाश सचिन। देख के नहीं लिखना है किसी को भी, अपना खुद लिखो। बाकी लोग कहाँ हैं? अरे बाकी लोग क्यों नहीं लिख रहे, याद ही नहीं है बाकी को ईयर, कोई बात नहीं चलो। फर्स्ट सेशन विच प्लेस, जल्दी जल्दी, एग्जाम में आ चुके हैं ये पिछले 10 सालों में। फर्स्ट सेशन विच प्लेस, पर कुलदीप तेरा पहला आंसर ही माना जाएगा। हाँ कुलदीप ने तो पहला ही डाला है। नहीं, कुलदीप ने 2 आंसर डाल दिया ना, कुलदीप के नहीं माने जाएंगे, दीपिका का भी नहीं माना जाएगा, खुशबू का भी। राजीव ने कलकत्ता में कर दिया पहला सेशन। अच्छा। सेकंड सेशन विच प्लेस, ये पूना के पीछे क्यों पड़े हुए हो तुम, पूना में कोई सेशन नहीं हुआ है। सेकंड सेशन विच प्लेस, ठीक है, कैलकाटा। हाँ ओके, पहले 3 सेशन तो वैसे ही आपको हमेशा याद होने चाहिए, मतलब मैंने तो इतने सारे बताए थे कल। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, नाम लिखो। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट नाम लिखो, चाहे स्पेलिंग मिस्टेक हो कोई दिक्कत नहीं है। सचिन देख के लिख रहा है बिना देख के लिख रहा है तू? सर ऑफिस में बुक वुक कुछ भी नहीं रहती मेरे पास, सिर्फ जो माइंड में रहता है वो लिख देता हूँ। एज कितनी है सचिन तेरी? 25 है सर। ब्याह हो गया? क्या सर? ब्याह हो गया मैंने पूछा। नहीं सर। अच्छा, गर्लफ्रेंड है? सर नोट फैसिलिटेट सर दिस काइंड ऑफ एनी सर्विस और Why? रिलेशनशिप। मतलब यू डोंट बिलीव इन दीज थिंग्स, मैं तो गुरु होने के नाते पूछ रहा हूँ। सर मैं कह रहा हूँ नोट फैसिलिटेट दिस दिस काइंड ऑफ सर्विस सर। नॉट फैसिलिटेट मतलब आप इन चीजों को अवॉइड करते हैं? क्या कह रहे हैं सर सचिन? अभी कुछ नहीं कह रहा सर, कह रहा हूँ कि क्लियर नहीं सर कुछ भी नहीं, ऐसे लाइफ चल रहा में। है। ओके, वो सेशन का नाम लिखो जिसमें, वो सेशन का नाम लिखिए जिसके अंदर कांग्रेस ने डिमांड किया कि हमें कॉलोनीज जैसा स्वराज चाहिए। वो सेशन किसके अंडर में था और कहां था और कब था, ये तीनों वर्ड लिख दो। वो सेशन का नाम लिखिए जिसमें हमने कॉलोनीज के जैसा स्वराज मांगा। आप लोगों ने बात भी की थी मुझसे, जल्दी बताइए।
किसके अंडर में होगा वो सेशन जिसमें हम कॉलोनी जैसे स्वराज मांग रहे हैं? किसके अंडर में होगा? हु विल बी द प्रेसिडेंट? दादा भाई नौरोजी, वेरी गुड। अब मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूं। थैंक यू वेरी मच इतनी क्लैरिटी के लिए, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। कांग्रेस वाज ऑल इंडिया इन कैरेक्टर, ट्रू और फॉल्स? कांग्रेस वाज ऑल इंडिया इन कैरेक्टर, और वो सेशन था 1906 का कैलकाटा सेशन। 1906 का कैलकाटा सेशन, और जैसे सचिन जी ने लिखा वो दादा भाई नौरोजी के अंडर में होगा। कांग्रेस वाज ऑल इंडिया इन कैरेक्टर, कांग्रेस वाज ऑल इंडिया इन कैरेक्टर। सचिन जी आप भी क्या उत्तर देंगे बताइए, हम जानना चाह रहे हैं। कांग्रेस वाज ऑल इंडियन कैरेक्टर और नॉट फ्रॉम द बिगनिंग? सबने फॉल्स बोला है। कांग्रेस वाज ऑल इंडिया इन कैरेक्टर, राजीव जी ने भी फॉल्स ही बोला है। कुलदीप ने क्या बोला? कुलदीप ने भी फॉल्स बोल दिया क्या? अच्छा, सचिन जी आपका उत्तर नहीं आया? सर बिजी चल रहा हूँ अभी, थोड़ा कुछ टाइम में। ओके ओके, आई एम सो सॉरी। So Congress was all Indian character is a true statement. It is not false. It is not false. British believed, British भी छोड़ दो चलो, moderates were believed to be political mendicants. Mendicants एक वर्ड होता है, जैसे तपस्वी जैसे होते हैं ना, साधु जैसे लगे हुए हैं जी, आए बैठ गए कर लिया, कुछ एग्रेशन नहीं। ये शब्द कहां से आया? मेंडिकेंसी। नोट कर सकते हो कॉपी में, साथ साथ में जो भी बोल रहा हूं नोट कर लो, कुछ रिपीट नहीं होगा। मेंडिकेंसी, पॉलिटिकल मेंडिकेंसी। तो मॉडरेट्स वर फॉलोइंग पॉलिटिकल मेंडिकेंसी, जिसको आप कह सकते हो कि एक प्रोसेस होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, चाय पी ली, बैठ के चर्चा कर दी, अपने विचार शांतिपूर्वक रख दिए, रेजोल्यूशन पास किया और चले गए। सर एक तरह से साधुवाद कह सकते हैं। साधुवाद, साधुवाद को तो पॉजिटिव टर्म देखा ही गया है। हम कहते हैं हमारा साधुवाद होना चाहिए समाज में सबसे, है ना। साधुवाद संवाद का विषय है, साधुवाद संवाद का विषय है। तो मॉडरेट्स वर पॉलिटिकल मेंडिकेंट्स, ट्रू की फॉल्स? जल्दी जल्दी लिखते जाओ यार, इसमें टाइम क्यों लगाते हो? दे वर पॉलिटिकल मेंडिकेंट्स। क्यों कुलदीप फॉल्स क्यों है ये? हैं? तो क्या बोलते हैं वो, हाँ, तो जो न्यूज़पेपर वगैरह प्रिंट मीडिया का भी तो काम में लेंगे वो। तो उससे क्या हुआ? मेंडिकेंट्स तो कहलाएंगे ही वो। तो सर अपोजिशन तो हो ही रहा है फिर। अरे भाई देखो भाई, सिविल सर्विसेज का एक विधान है कि शब्दों को उनके परव्यू में समझना है। एजिटेशन तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, मेंस में लिख सकते हो आप ऐसा कि एक तरीके से रिवोल्यूशनरी स्टेप थे, वो थे कि नहीं थे? हैं? सर थे सर। थे। अब जैसे मैं एक बात बताता हूं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। दादा भाई नौरोजी का टाइटल क्या है? हम प्यार से उन्हें क्या कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। हाँ, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही कहा। अब ये थोड़ा मतलब है कि जैसे ही दादा भाई नौरोजी पैदा हुआ तो घर वालों ने उनके कहा ग्रैंड ओल्ड मैन आ गया जी, ऐसा हुआ था क्या? ये हमारे घर में मॉडरेट ने जन्म लिया है। भाई फोन आया उनके पास, दूसरों का क्या हुआ है आपके घर? बोले हमारे घर कौन पैदा हुआ है? हाँ, मॉडरेट पैदा हुआ है। ऐसा हो सकता है क्या कभी? अरे मॉडरेट तो उनको जब बोला गया जब रिवोल्यूशनरी सामने पिक्चर में आ गए। हैं? भाई जब जब आप अपने घर में देखिए, पिताजी जब आपको डांटते हैं बहुत ज्यादा, किसी के पिताजी, या मूवीज में आप देखिए जब पिताजी बेटे को डांटता है तो दादा आके पिताजी को बताता है कि साले तेरे से तेज है ये।
ऐसा मूवीज में देखते हैं, ऐसा हम हर जगह देखते हैं, समाज में भी देखते हैं। तो मॉडरेट शब्द जो है वो मॉडरेट एक कॉन्टेक्स्ट में है। क्या है? एक कॉन्टेक्स्ट में है मॉडरेट, समझने के लिए। तो जो कुलदीप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो यहाँ पीटी में लागू नहीं होगी। पीटी में अगर आ गया मॉडरेट्स वर रेडिकल्स, क्या लिखोगे? पीटी में अगर आएगा मॉडरेट वर रेडिकल्स तो आप क्या लगाओगे? ट्रू की फॉल्स लिख के बताओ मुझे फटाफट। चीटी में अगर आप बोलते हो ट्रू लगाएंगे सर। पीटी में क्या लगाओगे? ट्रू की फॉल्स? रोहित ने ट्रू बोला, कुलदीप ने फॉल्स बोला, और रोहित ने फॉल्स ही बोला। हाँ भाई राजीव, क्वेश्चन रिपीट करना था यार। मॉडरेट्स वर रेडिकल्स, सर, ये तो फॉल्स ही है। बिल्कुल ये फॉल्स है, लेकिन मेंस में अगर आप लिखना चाहते हो तो आप प्रूव कर सकते हो कि मॉडरेट्स वर रेडिकल इन कंपैरिजन टू देयर पास्ट। सर पीटी में तो ऑप्शंस होंगे ना, और मेंस में तो हमें लिखना होगा, तो उसमें तो हम अपने हिसाब से कर क्या? सकते हैं। सर मैं क्या कह कह रहा रहे हूँ हो? पीटी में तो ऑप्शंस होंगे ना सर, उसमें हम अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन मेंस में तो हमें लिखना होता है, तो उसमें हम कुछ भी मॉडरेट करके बना के लिख सकते हैं। हाँ, इतना आसान नहीं होता, लेकिन हम कर सकते हैं। ओके, मॉडरेट्स वर मिडिल क्लास। जो मॉडरेट का कंपोजिशन था वो मिडिल क्लास था। ट्रू की फॉल्स? व्हाई इट इज फॉल्स राजीव? सचिन जी, व्हाई इट इज फॉल्स? अपर क्लास है सर ज्यादातर। नहीं, उस टाइम का वो अपर क्लास ही मिडिल क्लास ही है। अपर क्लास तो ब्रिटिश है ना। अगर ये अपर क्लास, ब्रिटिश क्या है? मिडिल क्लास तो वो होगा जो बेसिक नीड्स ही प्रोवाइड करा पा रहा है, लेकिन ये तो भाई वो आज का है, एजुकेशन के लिए जा वो रहे हैं। आज का है, वो आज का है, वो आज का संदर्भ है वो। उस समय का मिडिल क्लास आज का सुपर सुपर क्लास है। और अगर मान लो ब्रिटिश ही, अगर मान लो तुम इंडियंस को ही अपर क्लास मिडिल क्लास बना रहे हो, मतलब अपर क्लास बना रहे हो, तो ब्रिटिश क्या थे फिर? वो कहाँ की क्लास है? अंग्रेजों के समय में हम अपर क्लास नहीं है। हमारे कुछ लोग अपर क्लास हो सकते हैं। जो इंडिया का मिडिल क्लास है इंडिपेंडेंस टाइम में, वो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का क्या बन गया? अपर क्लास। अपर क्लास बन गया। समझे? तो जैसा कल हमारे मित्र ने कहा था, कादम्बिनी गांगुली, अठारह सौ 1890 उन्होंने मौका मिला। वो कहां की ग्रेजुएट थी? बैथुने कॉलेज। कहां की ग्रेजुएट थी? हाँ, क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन पूछो, स्टडी करवा रहे। अरे बीच में मुझे लगा एक बात बता दूं, मैंने बता दी। तूने कल याद दिलाया था ना। जी सर। आपने कल याद दिलाया था ना, मैंने इसलिए आपसे फिर से शेयर कर दिया। तो बैथुने कॉलेज कहाँ था ये बता दो बस मुझे। कोलकाता से। कैलकाटा। तो मॉडरेट लीडर्स की अगर एक बात कहूं मैं समझाने के लिए आपको, अब आप ट्रू फॉल्स, वैसे ट्रू फॉल्स क्या, अगर मैं कहीं गलत बोलूं तो मुझे हैंड रेज, मतलब मुझे बताना है कि मैं गलत बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं। डब्ल्यू सी बनर्जी वाज ए मॉडरेट, दादा भाई नौरोजी वाज ए मॉडरेट,
बदरुद्दीन तैयब जी वाज ए मॉडरेट। अगर मैं कोई गलत बोलूं तो बस आप चैट बॉक्स में उसका नाम लिख देना। फिरोज शाह मेहता वाज ए मॉडरेट। गोपाल कृष्ण गोखले वाज ए मॉडरेट। पी आनंदा चार्लू वाज ए मॉडरेट। रोमेश चंद्र दत्त वाज ए मॉडरेट। रास बिहारी बोस वाज ए मॉडरेट। रास बिहारी घोष वाज ए मॉडरेट। अब इनमें से अगर कोई मॉडरेट नहीं है तो उसका नाम लिख दो चैट बॉक्स में। पी आनंदा चार्लू मॉडरेट है राजीव जी। इनमें से एक सिर्फ मॉडरेट नहीं है, बाकी सारे मॉडरेट हैं। रोमेश चंद्र दत्त आंचल जी कल ही 1 घंटा उस पर सुनाई थी कहानी। कोमल जी कौन सा रास बिहारी? और भैयारी नहीं है, बिहारी, रास बिहारी, बांके बिहारी भगवान कृष्ण का नाम होता है। बोलो जल्दी बताओ कौन इनमें से मॉडरेट नहीं है? एक मॉडरेट नहीं है बस। खुशबू जी, राहुल जी, आर बी बोस, रास बिहारी बोस। थैंक यू कुलदीप जी, बिल्कुल सही जवाब, रास बिहारी बोस नहीं है। रास बिहारी बोस वो हैं जो हार्डिंग बॉम्ब केस में फंसे थे। उन्होंने हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर 1913 में बम फेंक दिया था। रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में उनकी बात करेंगे हम अभी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूपीएससी या कोई भी एग्जामिनेशन बोस बोस बोलने से नहीं होगा, पूरा नाम लिखना चाहिए। ओके, अब और मैं आपको मॉडरेट के नाम बता रहा हूं। दिनशा वाचा, दिनशा वाचा भी मॉडरेट हैं। एमजी रानाडे भी मॉडरेट हैं। मोतीलाल घोष भी मॉडरेट हैं। मदन मोहन मालवीय, महामना मदन मोहन मालवीय भी मॉडरेट हैं। उस तरीके से आगे चल के बिल्कुल नहीं है वो। बाल गंगाधर तिलक मॉडरेट नहीं है। और वीर राघव चारियार भी शुरू में मॉडरेट्स आइडियाज के ही हैं। हमने कल नाम लिखा था वीर राघव चारियार। अब मुझे एक बात बताइए चैट बॉक्स में लिख के, वीर राघव चारियार हैं कहां से वो? चैट बॉक्स में लिखिए कहां से हैं वो। कलकत्ता, नागपुर, अमरावती, गुंटूर, चेन्नई, मद्रास, एक वर्ड लिखो। मद्रास से। मैंने लिखने को बोला, बोलने को नहीं बोला कुछ भी। अमरावती भी लिखा राजीव जी ने। बाकी लोग लिखो जल्दी। मद्रास, कोमल जी ने मद्रास लिखा, थैंक यू। बाकी लोगों ने नहीं लिखा कुछ भी, कोई बात नहीं। तो इंडिया वॉज नेशन इन मेकिंग, ये हम एग्री करते हैं। इंडियंस वर अट्रैक्टेड टू डेमोक्रेसी, they were attracted to modern civil rights, they were, ये सेंटेंस बताओ ट्रू की फॉल्स। मॉडरेट्स वर नोइंग, मॉडरेट्स वर नोइंग, मॉडरेट्स इस बात को जानते थे दैट दिस इज द राइट टाइम फॉर डायरेक्ट स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। Moderates were knowing this is the time for direct struggle for freedom. True ki false? Very good, thank you. Obviously they were knowing this is not the right time for struggle for freedom. इसीलिए आप लोग सब लोगों के जवाब सही हैं। Thank you for your support.
moderates were loyal to the British, लॉयल्टी दिखाते थे वो ब्रिटिश के लिए, ओके, because they were not aware of the real character of British. They were not aware of real character of British. कोमल ने ट्रू बोला, बाकी सबने, कुलदीप ने फॉल्स बोला। बाकी लोग कहाँ हैं? राजीव ने ट्रू बोला, और लोग, बाकी लोग कहाँ हैं? आंचल ने फॉल्स। तो मतलब हम कहना चाहते हैं राजीव जी कि दादा भाई नौरोजी को पता नहीं था कि अंग्रेज क्या है। सर लेकिन उनमें से कुछ मॉडरेट्स थे जो बिलीव करते थे अंग्रेजों पे। बिलीव तो मैं भी आपके ऊपर करता हूं। तो उनको उनकी पूरा प्रोपेगेंडा नहीं पता था ना सर ब्रिटिश का, कि वो किस हिसाब से क्या कर रहे हैं। वो मतलब सामने कुछ और, मतलब सामने आप कहना चाहते हैं कि मॉडरेट्स को ब्रिटिश का प्रोपेगेंडा नहीं पता था? प्रोपेगेंडा पूरी तरह से नहीं पता था, क्योंकि वो सामने अच्छा, एक मिनट भाई, आप में से कौन आदमी इस बात से एग्री करता है कि ब्रिटिश का पूरा प्रोपेगेंडा मॉडरेट्स को नहीं पता था? ट्रू या फॉल्स लिखो रोहित के बाद। ब्रिटिश को, मॉडरेट्स को ब्रिटिश का पूरा प्रोपेगेंडा नहीं पता था, ट्रू की फॉल्स? नहीं पता था। ये स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? सचिन ने बोला फॉल्स होना चाहिए। सचिन मतलब कहना चाह रहे हैं कि मॉडरेट्स को पता था उनका प्रोपेगेंडा क्या है। और बाकी लोग भी लिख दो यार, जल्दी जल्दी लिख दिया करो यार, तुम इतना मतलब कमाल करते हो यार। कैसे हम फास्ट करेंगे, तुम सपोर्ट ही नहीं करोगे तो? दे नोज, यस करेक्ट, यही आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उनको पता था, फिर भी उन्होंने देखो लॉयल्टी दर्शाई। उनको पता था सचिन, ओ सॉरी राजीव, उनको पता था, स्ट्रेटेजी थी उनकी। हाँ बिल्कुल। देखो भाई, यही एग्जामिनेशन में लेना है, छोटे से माइंड से नहीं सोचना है, हमें ब्रॉड सोचना है। बट सर जो एजुकेटेड पीपल, एजुकेटेड इंडियंस थे, ठीक है, वो तो उनकी तरफ ही, ब्रिटिशर्स को ही ज्यादा वो करते थे यार। ये तो गोलमोल बात होगी, ये तो आप वो बात कहना चाहते हो। तो मॉडरेट्स में तो सर वो भी आ जाएंगे ना फिर। आने दो, उससे क्या है? कभी भी ऑब्जेक्टिव लर्निंग ऐसे नहीं होती। ऐसे तो आप पीटी का एक भी क्वेश्चन ठीक नहीं कर पाओगे राजीव। तो सर उसमें मैं यही तो कहना चाहता हूँ ना सर, कि कुछ लोग थे जिनको पता था उनका प्रोपेगेंडा, लेकिन कुछ इंडियंस ऐसे भी थे जो ये समझते थे कि ब्रिटिशर्स आर वेरी गुड फॉर वो, अरे भाई, मॉडरेशन। कल को आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में कि देश के नेता कैसे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि 90% चोर हैं। कभी सिलेक्शन नहीं होगा आपका। सर ये तो पता ही है। क्या पता है कि चोर हैं कि सिलेक्शन नहीं होगा? नहीं सर, ये जवाब मैं नहीं दे सकता सर कि 90% चोर है। तो लेकिन ये जवाब जो अभी आप दे रहे हो वो भी नहीं है कि मॉडरेट्स को पता था, दो चार को ना पता हो, कुछ भी, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट देखना है, आपको समाज का रक्षक बनना है, कल को शोषण नहीं करना है। तो रक्षक बनने के लिए तो बुराई भी झेलनी पड़ती है, और रक्षक बनने के लिए अनप्लेजेंट हार्डशिप भी लेनी पड़ती हैं, जो कि किसने ली? क्या सर? अनप्लेजेंट हार्डशिप्स किसने ली? मॉडरेट्स ने ली। मॉडरेट्स चाहते तो आराम से ऐश करते। ठीक है जी। ओके सर। आप समझिए, लॉजिक समझिए। अगर हम ये कहें कि मॉडरेट्स फेल्ट that British rule was
sugar coated knife. British rule was sugar coated knife. True ki false? Yes, बिल्कुल, it is true. British rule was sugar coated knife. दूसरा हम कहें British rule was necessary evil. क्या बोलते हो? British rule was necessary evil. British rule was necessary evil. अरे कैसे फॉल्स हो गया भाई सबका? सचिन जी, राजीव, कुलदीप, राजीव जी ने बाद में उत्तर को बदला, कैसे फॉल्स भाई? Yes, definitely moderates are knowing that the British rule is a necessary evil for India. Necessary evil क्या होता है? necessary evil बताइए, कौन बताएगा? दीपिका जी, रोहित जी, खुशबू जी, बोला करो यार जल्दी जल्दी, तुम बोलते बोलते ही नहीं हो कुछ भी यार। सर क्या बताना है? कि नेसेसरी इविल का मतलब क्या है? ब्रिटिश रूल वाज नेसेसरी इविल, क्या मतलब है इस बात का? सर वो लोग जो मॉडरेट थे वो ऐसा सोचते थे, या फिर ये सर सच में ही था कि नेसेसरी वो इविल है? ये आप दोनों ही बातें बताइए मुझे। सर मॉडरेट तो ऑब्वियसली सोचते ही रहेगी वो नेसेसरी इविल ही सर, बिल्कुल। क्योंकि जो उनका रूल था, जो जिस हिसाब से रूल कर रहे थे ब्रिटिशर्स, और जिस हिसाब से चीजों को देखा जा रहा था, और मतलब पूरे समाज में जिस हिसाब से चीजें निकल के बाहर आ रही थी उनके खिलाफ जी, तो उनसे पता चल रहा था कि वो नेसेसरी इविल नहीं है सर। हाँ बिल्कुल, बात तो सही है। लेकिन हमारे लिए उस टाइम पर जो इंडिया का जो नेशनलिज्म का स्टेज था वो भी क्या है? नेसेसरी इविल ही है, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। नहीं सर। अब अगर मैं बात करूं मेथड, ये तो हमने उसकी उनकी आइडियोलॉजी और सारी बात की, अगर उनके मेथड्स की बात करूं मैं मॉडरेट्स के, तो देयर मेथड वाज पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। दूसरा था उनका प्रेयर्स एंड पिटिशंस। तीसरा था उनका मीटिंग्स एंड स्पीचेस। चौथा था उनका रेजोल्यूशंस। ओके, ये सब क्या है? उनके मेथड्स हैं। पर अगर मैं कहूं, ये स्टेटमेंट आप बताइए ट्रू है कि फॉल्स है? कांग्रेस हैड ए मशीनरी, Congress had a machinery to carry on their work throughout the year. To carry on their work throughout the year. बताइए, Congress had a machinery to carry on their work throughout the year. बताइए, कांग्रेस के पास एक ऐसी मशीनरी थी, राजीव जी का कहना है सही है, कोमल का भी कहना है सही है, बाकी लोगों का भी कहना हो तो बता दो भाई। हाँ, बताइए। कांग्रेस हैड ए मशीनरी टू कैरी ऑन देयर वर्क थ्रू आउट द ईयर। अरे दीपिका जी, रोहित जी, जल्दी जल्दी बोलो ना। कुलदीप जी, यार इतना टाइम क्यों लगाते हो तुम? हाँ,
बोलिए। So the statement is false. The statement is false. उनके पास साल भर अपना काम जारी करें रखें इसकी मशीनरी नहीं थी। मशीनरी कांग्रेस है, लेकिन वो साल में 3 दिन मिलती है, बाकी टाइम वो सिर्फ रेजोल्यूशन को फॉरवर्ड करना और बाकी चीजें करती। तो सारे साल भर कार्य लगातार करने की मशीनरी जैसा कांग्रेस बाद में बनी वैसी नहीं है। ठीक है जी। अब एक और क्वेश्चन बताइए जरा। द रियल एम ऑफ मॉडरेट्स, द रियल एम ऑफ मॉडरेट्स वाज टू एजिटेट पीपल against the British. The real aim was the real aim of the Congress was to agitate people against the British. Agitate. जल्दी बताइए। अरे राजीव, कुलदीप, दीपिका, रोहित, राहुल जी, खुशबू, कुछ लिखते क्यों नहीं तुम लोग यार? The real aim of the Congress was to agitate people against the British. सचिन जी, राजीव जी, सर लिख दिया मैंने तो। कहाँ लिखा सचिन तूने? सॉरी राजीव, कहाँ लिखा? ट्रू लिखा है सर मैंने। भाई रोहित, रोहित यस सर। फॉल्स क्यों है ये बताओ? हेलो। यस सर। अबे बोलना यार। सर वो लोगों को थोड़ी ना एजिटेट करेंगे सर। मैं वही तो पूछ रहा हूँ तेरे से कि क्यों नहीं, क्या लोगों को एजिटेट कर रहे थे क्या? वो क्या कर रहे थे मॉडरेट? सर मॉडरेट का तो मतलब मेन टारगेट ही वो था, ब्रिटिश। मेन क्या था? ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश को इंडिया से निकालना ही होगा, निकालना ही था उनका मेन टारगेट तो सर। अच्छा, मॉडरेट का मेन टारगेट, चलो ये भी एक क्वेश्चन हो गया भाई। मॉडरेट का मेन टारगेट ब्रिटिश को भारत से निकालना था। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? कोमल ने फॉल्स बोल दिया। मॉडरेट का मेन टारगेट क्या था? हाँ भाई कुलदीप, रोहित, आप कह रहे हो कि उनका काम एजिटेट करना नहीं था, तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या करना था? नहीं था भाई राजीव, उनका काम भारत, अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना। ना अंग्रेजों से भारत निकालना उनका काम था और ना लोगों को एजिटेट करना उसका काम था। कोमल, हाँ जी सर। क्या काम था उनका बताओ, लोगों के लिए और ब्रिटिश के लिए? सर उन्होंने तो अपनी कुछ डिमांड रखी थी ना कि भाई ये पूरी की जाए। बिल्कुल। तो इसका मतलब उनका काम अंग्रेजों के सामने क्या था? हाँ कि उनकी जो मांगे है वो पूरी हो जाए। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। जो मांगे हैं वो पूरी कर दो। क्या उस मांग में फ्रीडम था? अरे कोमल, सर यस सर। उस मांग में फ्रीडम था क्या? ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और जो ये। अबे ओए, फ्रीडम ऑफ इंडिया बोल रहा हूं मैं। नहीं सर। फ्रीडम ऑफ इंडिया था? नहीं सर। नहीं था। फ्रीडम ऑफ स्पीच हो सकता है? यस सर। हो सकता है। लोगों को एजिटेट करना उनका काम था? नहीं सर। नहीं था। तो लोगों को क्या करना उनका काम था? कौन बताएगा मुझे? लोगों को जागरूक करना उनका काम। अवेयर करेंगे सर लोगों को पहले, वो जो चेंजेस है सोसाइटी में, चेंजेस लाके। बिल्कुल। तो उसके लिए क्या वर्ड लिखोगे तुम? एजिटेट लिखोगे कि एजुकेट लिखोगे? एजुकेट लिखेंगे सर। भाई इतने और आर पार हो जाएगा, या तो डूबेगा या तर जाएगा। सर हिंदी इंग्लिश दोनों में पूछ लिया करो क्वेश्चन सर। भाई तू मुझे, भाई ना मुझे इतनी अंग्रेजी आती ना मुझे इतनी हिंदी आती। मैं तो कोशिश कर रहा हूं, तो पूछ लेना तो उसका मतलब, और नहीं तो गूगल कर लो साथ में शब्द का। तो अब मैं तो अंग्रेजी उस हिसाब से पूछ रहा हूं जो एग्जाम में आएगी। अब मैं जरा से 2 शब्द बोलूंगा तुम्हें मतलब समझ में आ जाएगा, तुम आंसर दे दोगे, फायदा क्या हुआ फिर?
तो मेरा काम है तुम्हें आंसर का लीक नहीं करना है, मुझे आंसर लीक नहीं करवाना है। क्या बताओ, समझ आई बात भाई? कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है अभी भी? यस सर। तो दे वर सेंडिंग डेपुटेशंस टू इंग्लैंड, ट्रू और फॉल्स? डेपुटेशन, वो दल भेजते थे, दल बनाकर भारत से इंग्लैंड भेजेंगे वहां समझाने के लिए। ऐसा होगा कि नहीं होगा? सर डेपुटेशन तो पर्टिकुलर अगर उनकी कुछ संस्था है तो उसके मेंबर्स को ही कर सकते हैं वो। नहीं नहीं वो यार, वो तो अंग्रेजी, वो तो भाई नौकरी में होता है, वैसे भी डेपुटेशन बोलते हैं। सर दल या फिर भेज एक आदमी ये ही होगा मतलब। जैसे गोलमेज सम्मेलन के टाइम पे भेजते हैं या फिर हाँ बिल्कुल, गोलमेज सम्मेलन के टाइम पे भेजते हैं। यहाँ से भी आप मॉडरेट जो है, लीडर्स अपना ग्रुप बनाया, अंग्रेजों के वहां एक चिट्ठी लिखी, वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इनवाइट किया, आप चले गए, तो आप डेपुटेशन पे गए हो। उस समय में यदि कोई भी ग्रुप ऑफिशियल तौर पे गवर्नमेंट या कॉलोनियल रूल या मिनिस्ट्री से मिल रहा है तो उसको डेपुटेशन ही कहेंगे। ठीक है जी। बाकी तो हमने बहुत सारे पॉइंट लिख ही दिए थे कल। सो एक और स्टेटमेंट बोलना चाहता हूं मैं। मॉडरेट्स वांटेड इंडियाज वेलफेयर but were unsuccessful. Moderate wanted India's welfare but were unsuccessful. बोलो जी। प्री 1905 देन ट्रू। अच्छा, बात तो सही है। और कोई उत्तर कुलदीप के अलावा? खुशबू जी? सर मैंने दिया तो सर। आपने दिया है राजीव जी? हाँ बिल्कुल, मैं बाकियों से पूछ रहा हूँ। ठीक है। तो यानी देखिए अब हम क्या करेंगे, 16 पेज इतनी जल्दी कैसे पूरे हो गए यार? बोर्ड ही खत्म हो गया, बताओ। Okay. So there were political demands, there were economic demands, there were social demands, and there were military demands. मॉडरेट्स की सारी डिमांड्स हैं जो हम बहुत बार बात भी कर चुके हैं। जैसे पॉलिटिकल डिमांड में क्या बोलेंगे? प्लीज एक्सपैंड द काउंसिल्स, बोल सकते हैं। देयर मस्ट बी इंडियन रिप्रेजेंटेशन, बोल सकते हैं। देयर मस्ट बी फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल्स, बोल सकते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की इंडिया काउंसिल को अबॉलिश करो, बोल सकते हैं। आईसीएस में इंडिया को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, बोल सकते हैं। ब्रिटिश अपनी फॉरेन पॉलिसी को एग्रेसिव बनाना बंद करे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये हो गई पॉलिटिकल डिमांड्स। जब हम इकोनॉमिक डिमांड्स की बात करते हैं
इकोनॉमिक ड्रेन बंद हो जाए, बोलेंगे। लैंड रेवेन्यू कम करो, बोलेंगे, है ना। सॉल्ट टैक्स जो गांधी जी ने भी बाद में उठाया था उसको अबॉलिश करो, बोल सकते हैं। एग्रीकल्चर बैंक बनाने को बोलेंगे, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी यूज करने को बोलेंगे, इरिगेशन फैसिलिटीज यूज करने को बोलेंगे। क्यों जी? टेनेंट्स और फार्मर्स के राइट्स को यूज करें, वो भी बोलेंगे। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? कोई कुछ बोल रहा है? मिलिट्री डिमांड्स में क्या बोलेंगे? आर्म्स एक्ट को रिपील करो, इंडियंस को आर्मी में हाई पोजीशन दो, मिलिट्री एक्सपेंडिचर को कम करो, सोशल डिमांड में क्या बोलेंगे? सोशल डिमांड कि भाई एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, इन पे ज्यादा खर्चा करो। अभी हमने बात की थी सिविल राइट्स की, जो कोमल बोल रही थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच दो, फ्रीडम ऑफ प्रेस दो, इन सब पे बात होगी। बेसिक ह्यूमन राइट्स मिले इंडियंस को, इस पे बात होगी। टाइमली जस्टिस मिले, कोर्ट के अंदर जल्दी लिटिगेशन उठाए जाएं, ब्यूरोक्रेसी प्लस गवर्नमेंट थोड़ी लोगों के प्रति एम्पैथी दिखाए। एम्पैथी यानी थोड़ा संवेदनशील व्यवहार हो, संवेदनशील यानी इनसेंसिटिव ना हो। सर महात्मा गांधी भी मॉडरेट थे। आते हैं महात्मा गांधी के, आते हैं, अभी पहुंचे हम गांधी पे, रुक जा। यूरोपियंस की सैलरी थोड़ी कम हो, लेकिन जब इकोनॉमिक डिमांड्स की बात आती है तब हम देखते हैं कि मॉडरेट्स जो थे वो थोड़े रेडिकल थे इकोनॉमिक डिमांड्स में। जैसे वो कहते थे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भरो, इंडियन कंपनीज को प्रमोट करो, कस्टम ड्यूटी, इंडिया जो गुड एक्सपोर्ट हो रहे हैं उन पे ड्यूटी लगाई जाए, और जो इंडिया में फिनिश्ड गुड जो आ रहे हैं उन पे ड्यूटी लगाई जाए। फिनिश गुड पे इंडिया में जो ड्यूटी लगाई जाए, और इंडिया से जो रॉ मटेरियल जा रहा है उसका मिसयूज ना करके इंडिया से भी फिनिश गुड्स जाएं। हर साल यही डिमांड रिपीट होती थी बार बार। इसीलिए धीरे धीरे क्या बन गया? एक माहौल बन गया, क्लाइमेट बन गया। तो यानी कि रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस बनने लगे, क्योंकि लोगों में जागरूकता आने लगी, अवेयरनेस। अब मुझे एक बात बताओ, शुरू में यानी 1890s तक, मॉडरेट्स के टाइम पीरियड में, मॉडरेट जो है रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस की डिमांड कर रहे थे, लेकिन किसके लिए? फॉर मासेस या फिर फॉर एजुकेटेड क्लास? बताओ, लिखो वहां पे, फॉर मासेस और फॉर एजुकेटेड क्लास। बताओ, दोनों में से एक आंसर दो, बताओ। फॉर मासेस और फॉर एजुकेटेड क्लास। वेरी गुड खुशबू, यू आर रॉन्ग आंचल जी। व्हाई दे वर डिमांडिंग फॉर मासेस, दे वर डिमांडिंग फॉर एजुकेटेड क्लास? सर पहले मैंने लिखा है सबसे। तेरा नाम ही नहीं आ रहा भाई, आंचल के ऊपर भी एजुकेटेड क्लास। वेरी गुड राजीव, थैंक यू, थैंक यू राजीव, थैंक यू एवरीबॉडी। तो ये समझने वाली बात है, यानी कि मॉडरेट जो मांग रहे थे वो अपनी डिमांड कह रहे थे। मॉडरेट जानते थे
कि हम मर जाएंगे, कर गुजर जाएंगे, लेकिन हमें फेलियर ही मिलेगा। हमारी किस्मत में क्या है? फेलियर। लेकिन वो फिर भी पीछे नहीं हटे, उनकी डिमांड्स मानी भी नहीं गई और उन्हें भी क्या कहा गया? फेलियर। मॉडरेट्स फॉर फेलियर ऐसा कहा जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि व्हाट दे वर डिमांडिंग ऑल दीज थिंग्स, बट व्हाट ब्रिटिश रिएक्शन वाज। ब्रिटिश रिएक्शन क्या है? ब्रिटिश रिएक्शन क्या है बताइए? ब्रिटिश रिएक्शन इज दैट ऑफ डिसलॉयल बाबूज। ब्रिटिश रिएक्शन इज ऑफ डिसलॉयल बाबूज। उनको कहेंगे डिसलॉयल बाबूज हो आप, वायलेंट विलेंस हो आप, ऐसा कहा जाएगा। और कांग्रेस को क्या नाम दिया जाएगा? फैक्ट्री ऑफ सेडिशन। इसीलिए लॉर्ड डफरिन जानते थे कि कांग्रेस में दम है, लेकिन इसलिए फिर भी उन्होंने क्या कहा? कांग्रेस कुछ नहीं है, छोटा सा पिद्दा है, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। क्या है वो? माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। सर इससे सीडी ऊपर क्या लिखा है आपने एफ से? कौन बोल रहा है? हाँ बोलो। सर इससे ऊपर जो लिखा हुआ है वो क्या है? माइक्रोस्कोपिक के ऊपर से किस? सर एफ से। फैक्ट्री ऑफ सेडिशन। मतलब समझ आया फैक्ट्री ऑफ सेडिशन का? जल्दी बताओ। मतलब तुम सब लोग एक साथ बैठे हुए हो क्या? कौन कौन एक साथ है? मैंने पूछा कौन कौन एक साथ? सर लाइब्रेरी में। हाँ तो लाइब्रेरी में तुम्हारे आसपास और कौन है? कुलदीप भैया और राजीव आचार्य सर। तुम सबकी ना गर्दन पकड़ के दबा दूंगा मैं, समझ आई? तुम सीरियस होके काम ही नहीं करते। वेरी सैड। बताओ। एक एक मतलब मैं तो तुम्हें चाह रहा हूं कि तुम जल्दी सीख लो और तुम्हें जो है कोई वही नहीं है। बताओ फैक्ट्री ऑफ सेडिशन का मतलब क्या है? कुलदीप हाँ सर। बोलो। तो जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो काम करेंगे तो उनके ग्रुप बना हुआ है। रोहित यस सर। कौन से तूने चैप्टर डाले थे उसके बाद? मैंने 10th का डाला था सर, उसके बाद नहीं डाले कुछ भी। डाल दे। 11th 11th में मॉडर्न इंडिया कब आ रही है? थीम आएगी ना 12th में आएगी। 11th में तो सर एंशिएंट है, 11th में एंशिएंट मेडिवल आ जाएगी। मॉडर्न ले ले। 12th फिर पहले चैप्टर से स्टार्ट हो जा। 12th सर। हाँ यस सर। क्वेश्चन डालना। यस सर। और तुम सब लोग जितने क्वेश्चन अब तक डले हैं कौन करेगा उनको? खुशबू, खुशबू यस सर। यस। तुमने एक भी आंसर डाला है अब तक? नहीं सर। क्यों? ये पीछे से कौन बोल रहा है? राजीव बोल रहा है ना ये? खुशबू यस सर। इसको बोलो गर्दन पे पैर रख दूंगा मैं इसकी, इंसान बन जाए। मुझे मजाक पसंद नहीं है काम के बीच में। तुम लोग अपनी लाइफ के साथ मजे ले रहे हो और किसी लायक नहीं हो। सर जगह नहीं है सर, यहाँ पे हमारी क्लास होती है सुबह से शाम तक। जगह नहीं है मतलब आंसर बैठ के लिखने की जगह नहीं है? नहीं। हाँ क्लास की सर, क्लास की क्लास किसकी? लेने के लिए। हाँ क्लास लेने के लिए सर। मतलब क्लास लेने के लिए जगह नहीं है? सर सब साथ बैठे हैं ना इसलिए। तो यार आंसर तो लिखोगी, आज आंसर लिख के डालोगी एक, तुम दे देना मैडम को उनको। ओके सर। ओके सर। और राजीव को भी बोलना। ओके सर।
वो भी एक आंसर डालेगा। हद कर रहे हो यार तुम लोग, यार क्या करोगे सारा दिन क्लास करके? हैं, मजदूर बनना है? बात ही नहीं समझ आती तुमको। अरे भाई लिखो, कुछ लिख के दो, बोलो। जवाब सर नहीं दे आज रहे। शाम को पक्का सर। 2 आंसर लिख के दोगी तुम आज शाम को? ठीक है सर। थैंक यू। सिडिशन मतलब देशद्रोह भी बोल सकते हैं, हाँ, एक शब्द है वो। तो यानी कि डफरिन तो कह रहा है माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है। इसीलिए मैंने कहा था ना, सर सैयद अहमद खान क्या बनाएंगे? यूनाइटेड इंडिया पेट्रियटिक एसोसिएशन। यूनाइटेड इंडिया पेट्रियटिक एसोसिएशन बनाएंगे वो। और इसमें यूनाइटेड का, यूनाइटेड क्या है ये? व्हाट इज यूनाइटेड हेयर? राजीव, हाँ जी सर। या क्या है ये यूनाइटेड इंडिया पेट्रियटिक एसोसिएशन? इसमें यूनाइटेड क्या है? यूनाइटेड और पेट्रियटिज्म का मतलब क्या है यहाँ पे? सर इसमें कुलदीप, यूनाइटेड इंडिया सर पेट्रियटिक। जो पैट्रिक जो यूनाइटेड होगा ना सर, वो तो हमारे जो इंडिया को एक एकाग्र करने का काम हो गया सर। भाई और ये जो पैट्रियट होगा वो देशभक्ति में। भाई मैं ना तेरे से हिंदी अंग्रेजी नहीं पूछ रहा इसकी, मैं इतना पूछना चाह रहा हूँ कि यूनाइटेड इंडिया पेट्रियटिक एसोसिएशन सर सैयद अहमद खान ने बनाया था, तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? यूनाइटेड इंडिया पेट्रियटिक एसोसिएशन का क्या है? सर इसका वो बताना है कि किस लिए बना था। किस लिए भी छोड़ दे, मुझे बस इतना बता दे कि सर सैयद अहमद खान अगर इसको बना रहे हैं, तो क्या ये नाम, ये जो नाम लिखा है इसका यूनाइटेड इंडिया पेट्रियटिक एसोसिएशन, क्या वाकई ये अपने नाम को सार्थक कर रहा है या क्या कर रहा है? बस मुझे इतना बता दीजिए। Why it was formed? It was formed to promote nationalism, or it was formed to promote Congress, or it was formed to oppose nationalism, or it was formed to oppose Congress? जल्दी बताओ। सर प्रमोट नेशनलिज्म। प्रमोट नेशनलिज्म। क्या कह रहा है भाई तू? सचिन बोलो। सर नेशनलिज्म को प्रमोट नहीं कर रहे, वो लॉयल्टी शो करेगा अपनी माइनॉरिटीज की ब्रिटिशर्स के लिए। इसलिए जो आप पूछ रहे हो, बिल्कुल पैट्रियोटिक वर्ड, ये लॉयल्टी शो करने के लिए पूरी माइनॉरिटीज को इकट्ठा किया जा रहा है इंडिया में, कि वो अपनी लॉयल्टी शो करे ब्रिटिशर्स के लिए, क्योंकि उन्हें उनसे उम्मीद है कि वही माइनॉरिटीज को उनके राइट दिला सकते हैं, ना कि नेशनल मूवमेंट। हाँ, बिल्कुल सही कहा। थैंक यू सचिन जी, थैंक्स अ लॉट। तो राजीव जी, इससे पता चलता है कि आपका काम में ध्यान नहीं है, आप ध्यान से सुन नहीं रहे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। सर वो देश उसको भी तो नेशनलिज्म को जो सर प्रमोट कर रहे थे। कहां से क्या कर रहे थे? कहां से? कौन? वो कब से करने लग गया नेशनलिज्म को प्रमोट? सर सैयद अहमद खान। नहीं सर, इसमें अगर देशभक्ति को प्रमोट करे, जैसे सचिन ने बोला। सचिन जी ने सही बोला। तो और एक उसमें बात सर और, तुम अगर सब और एक बात और कान खोल के सुन लो, हिंदी में समझा रहा हूं। जहां तुमने दिमाग लगाना बंद किया, वैसे तो है ही नहीं, पर जो भी थोड़ा बहुत है, और तुम्हें कुछ समझ में आ जाए तो मुझे बता देना। जहां तुमने दिमाग लगाना बंद किया बिल्कुल भी, और तुम्हें कुछ समझ में आ जाए और तुम पेपर निकाल दो, मैं मान जाऊंगा। ये पॉजिटिव चैलेंज है, ये नेगेटिव चैलेंज नहीं है। मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा अगर तुम पेपर निकाल दो जिस हालत में अभी हो। तुम मेरे लिए लाइफ टाइम हीरो हो जाओगे, इतना मुश्किल है। और सर तुम अगर इस करो साल निकाल दिया तो ना। सर अगर इस साल निकाल दिया तो हाँ, मैं 2023 में कह रहा हूँ ना सर। 23 कहां से? इस साल हो गया, 22 चल रहा है, तो 23 में भी निकाल दे चल। मैं 23 की बात भी कर रहा हूँ, 23 में भी निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं।
मैं तो खुश होऊंगा सबसे ज्यादा। उसके रीजन है ना, खुश होने के मेरे कारण है बहुत सारे। क्या सर? अरे बहुत कारण है यार। सबसे पहला कारण, अच्छे लोग सर्विसेज में जाने चाहिए, वही समाज के रक्षक हैं। हर कोई नहीं घुस सकता सर्विसेज में, इसका एकेडमिक से बहुत थोड़ा लेना देना है। इसकी तैयारी का एक प्रोसेस है, बिना उस प्रोसेस को पार किए आप बन नहीं सकते। नॉर्मल आदमी का सिलेक्शन नहीं होता है, जो रेडी होता है सोशल चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए और सोशल चैलेंजेस को बनाने के लिए, और जो सही और गलत के प्रशासनिक तौर पे मतलब को समझता है कि सही क्या होता है गलत क्या होता है, और जिसका स्वतः पर कंट्रोल है, वही पेपर निकाल सकता है, उसके अलावा नहीं निकाल सकता। तो तुम में इतने अच्छे गुण होंगे तो मुझे खुशी नहीं होगी? और मेरे सबसे अंदर बड़ी तो बात है। सुन लो ना, पर इसमें से 3 खूबी तो है मेरे अंदर। मैं तो कहता हूँ सारी ले आ भाई। और सुन लो, ये गोल नहीं है कि हाय वो बन गया तो मेरा क्या, मेरा और तेरा नहीं होता, उसके आगे भी दुनिया होती है, उसके आगे भी समाज के लिए कुछ सोचना चाहिए। जीवन तो चला ही जाता है, तो हर आदमी को लाइफ में चूज करना पड़ता है कि वो क्या कर रहा है, तो हमने ये चूज किया है। सो इट इज नॉट अबाउट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। मेरे पास तो एंथ्रोपोलॉजी से लेकर इकोनॉमिक ऑप्शन से लेकर, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल, हिस्ट्री ऑप्शनल, सोशियोलॉजी ऑप्शनल, मैथमेटिक्स ऑप्शनल, इन सब के स्टूडेंट है मेरे पास। सर मैथमेटिक्स ऑप्शनल से निकालना आसान है अगर? नहीं सचिन जी, आसान जब है जब आप बीटेक बीटेक के लेवल पे या 12th के बाद आपने 3 साल बीए मैथमेटिक्स तगड़े तरीके से किया, तब आसान है, नहीं तो आसान नहीं है। हो जाता है इतना पढ़ के? कितना पढ़ के? मानो कि ठीक ठाक बीएससी एमएससी कर रखी है मैथ्स से तो। ठीक ठाक वाले बच्चे का सचिन किसी का कुछ नहीं होगा। अच्छा। नॉर्मल जो ठीक ठाक है ना, उसका नहीं हो सकता ऐसे। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले का, मेरा एक स्टूडेंट था सुन लो, उसने आईआईटी खड़गपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी। उसने इंजीनियरिंग सर्विस का पेपर एक बार में निकाल दिया था बिना तैयारी के। उसके बाद उसने एमबीए किया, एमबीए करके 2 साल नौकरी की, फिर भी 3 अटेम्प्ट में उसको रेलवेज ही मिला था। यूपीएससी में भी 3 बार में रेलवेज ही था, लेकिन वो लगा रहा, चौथे अटेम्प्ट में वो 40 रैंक लाया। झारखंड कैडर में आईएएस है अभी वो। तो नॉर्मल का तो कोई स्कोप नहीं है। नॉर्मल तो यार फिर नॉर्मल है ना, वो नॉर्मल नहीं होगा, इसमें तो एबनॉर्मल चाहिए। सर ये टेक्निकल बैकग्राउंड छोड़ के जो हमें ये सब्जेक्ट से आना पड़ता है, हिस्ट्री पे मूव हो रहे हैं या अदर सब्जेक्ट पे, तो थोड़ा इनको लिंक करना मुश्किल रहता है सर। थोड़ी सी तो देखो, वो तो प्रैक्टिस के साथ है, कैपेबिलिटी के साथ है, ट्रेनिंग के साथ है। अगर आप ट्रेनिंग करो या ट्रेनिंग लो और कोशिश करो तो हो जाएगा। आप सब में थोड़ा थोड़ा टैलेंट है सब में, लेकिन अभी आप सब लोग बच्चे हो अभी। अब कितने सालों तक और बच्चे रहोगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। बच्चों के पेपर नहीं निकलते। परिपक्व व्यक्तित्व चाहिए, परिपक्व व्यक्तित्व जो अपनी, समय की और सामने की, तीनों चीजों के वैल्यू को समझता हो। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप लोग अपने आप को क्या सोचते हो, लेकिन दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन हर चीज का है। तो इसीलिए हमने कहा कि भाई मॉडरेट जो है वो ये सब चीजें जब सुन रहे थे तो उन्होंने बुरा नहीं माना, लेकिन ये यूनाइटेड। सॉल्यूशन बता दो सर। सबसे पहले सॉल्यूशन है सिंसियर हो जाओ। वीडियो बंद कर सकते हो, क्लास छोड़ सकते हो, अपने आप को नहीं छोड़ सकते। तो अपने आप में झांको। कैरेक्टर उसको कहते हैं जो मेरे सामने बिहेव कर रहे हो, उसको कैरेक्टर नहीं कहते। जो आप अकेले में अपने साथ करते हो, चोरी छुपे, रजाई में, मार्केट में, घर पे, इधर उधर, वो असली बिहेवियर है। उस कैरेक्टर की बात कर रहा हूं जब आपको कोई नहीं देख रहा है, कि तब आप क्या कर रहे हो। क्या उस टाइम आप सच्चे हो? क्या उस टाइम आप ईमानदार हो? क्या उस टाइम आप अपना बेस्ट पुट कर रहे हो? सबसे पहला टेस्ट वही है, टेस्ट ऑफ कैरेक्टर। मैं तो आप लोगों को नहीं देख रहा हूं,
और आप सब लोग वीडियो ऑफ करके सोचते हो कि बस यू आर अनअकाउंटेबल। तो मेरे से अकाउंटेबिलिटी थोड़ी ना चाहिए, खुद से अकाउंटेबिलिटी चाहिए। मैं तो कर रहा हूं, मैं तो चाह रहा हूं, ये तो कुछ भी लेवल नहीं है, मैं इससे 3 गुना लेवल को रेज कर दूं, मैं ये चाहता हूं। लेकिन कहां से कर दूं मैं अकेला रेज करके क्या करूंगा? बताओ, कहां गए सब गांव वालों? हाँ जी सर। यस सर। अब क्यों नहीं बोल रहे गांव वालों, बोलो। सर हमारा कंट्रीब्यूशन जरूरी है ना, हम करेंगे अभी कंट्रीब्यूशन। हाँ, क्या कह रही हो खुशबू? सर हमारा कंट्रीब्यूशन जरूरी है ना, हम कराएंगे सर लेवल अप। तो करो, देखो तुम लेवल जितना तुम लोगों ने पहले दिन कहा था हमारा लेवल 0 है, तो लेवल उठा कि नहीं उठा? हैं? क्या कुलदीप? हेलो कुलदीप जी, खुशबू जी। उठा सर, उठा बिल्कुल सर, डेफिनेटली। नहीं, तू तो नेता भी है भाई, मुझे पता है, तेरे से कहां बोल रहा हूं मैं नेताओं से बात नहीं कर रहा फिलहाल। कुलदीप, सर उठा सर। नहीं भाई उठाओ भाई, साइंटिफिकली हम लेके जा रहे हैं इसको, वरना कहानियां सुनाने में मेरे को भी कुछ नहीं। नहीं सर, इंटरेक्टिव सेशन है तो सोचने का वो बड़ा मतलब तरीका अलग हुआ थोड़ा। यही तरीका है पेपर निकालने का, चाहे तुम सारा दिन क्लास कर लो, चाहे पूरी जिंदगी क्लास कर लो, कोई भी की सब्जेक्ट में कुछ हो जाए तो बता देना। मैं 20 साल से यही देख रहा हूं और यही कर रहा हूं मैं। सारे साल भर बच्चे पॉलिटी करते हैं और क्वेश्चन गलत करके आते हैं, और फिर कहते हैं एग्जाम के बाद ये पता नहीं सर क्यों गलत मार दिया। तो आप सपोर्ट कीजिए, हम और सपोर्ट करेंगे आपको। एक एक आंसर भी नहीं लिखते तुम यार, कब लिखोगे? पीटी निकालने के बाद? अब कर्जन क्या बोलता था? कर्जन भी तुम्हारी तरह सोचता था। कर्जन बोलता था, जो 1905 तक था कर्जन, कि आई वॉन्ट पीसफुल डिमाइस ऑफ कांग्रेस, कि कुछ ऐसा कर दें हम जिससे कांग्रेस अपने आप में ही खत्म हो जाए। पीसफुल डिमाइस, तो यानी कि एक्सट्रीमिस्ट के नजरों से देखा जाए तो कांग्रेस फेल हो चुकी है, फेल है आगे की नजरों से देखोगे तो, और पीछे देखोगे तो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इवैल्यूएशन है। इस साल ओ इस साल ये रोहित, यस सर। इस साल या पिछले साल का मेंस का पेपर चेक करना, जीएस में ना मॉडरेट्स पे क्वेश्चन आया था, यस सर। वो क्वेश्चन ढूंढ के मैडम को दे दियो। ठीक है सर। या तो तू टाइप, हाँ जीएस वाले में सर। हाँ जीएस 1 में, जनरल यस सर। स्टडीज मेंस पेपर 1, ठीक है सर। पिछले 2 सालों में, या तो इस बार तो आई डोंट रिमेम्बर इस बार आया है, पिछली बार आया है, उससे पिछली बार आया है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया मॉडरेट्स पे। यस सर। और आप सब लोगों को वो आंसर लिखना है। कुलदीप, और कुलदीप बोल रहा हूँ, रोहित, यस सर, भेज दूंगा मैं और ढूंढ लिख के भी लूंगा। भेजना नहीं है, मैडम को बोलना कि मैडम टाइप करके डाल देंगे टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है सर। तो पता चला उसका भी पीडीएफ डाल रहे हो एक क्वेश्चन का भी। ठीक है सर। तो क्रिटिसिज्म तो बहुत सारे हैं मॉडरेट्स के, लेकिन उनकी अचीवमेंट जैसे हमने बोला, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 पास कराने में उन्होंने मदद की। अब 1892 में क्या हुआ था, जैसे हमने बात की थी, 1892 में इनडायरेक्ट इलेक्शंस आए थे। अभी हम इसके बाद एक बार बात कर लेंगे 1892 का। इनडायरेक्ट इलेक्शंस का वर्ड पहली बार आया, और स्लोगन क्या था इनका? हमारे नेताओं का स्लोगन था, नो रिप्रेजेंटेशन, आई शुड से नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। सर नो आर्टिकल टैक्सेशन, 265 इसका, हाँ आर्टिकल 265 है ना सर शायद। पॉलिटी की बात कर रही हो? हाँ जी सर।
लेकिन एग्जैक्टली ऐसे नहीं है, ये तो अब बोल रहे हैं, ये तो यूएस का है। यूएस जो रिवॉल्यूशन हुआ था, यूएस फ्रीडम स्ट्रगल थी, उसमें उन्होंने ये स्लोगन दिया था कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए, आप टैक्स ले लो, लेकिन नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है डायरेक्टली कुछ। नहीं सर, ऐसा टैक्सेशन से रिलेटेड 265 है ना, जिसमें ऐसा सा कुछ बोल रहा है। ऐसा तो नहीं होता, लेकिन हाँ ठीक है, वो दूसरा एलिमेंट है। जैसे एक और भी क्वेश्चन है, एक और बात आती है, जैसे आईसीएस के एग्जामिनेशन होने लगे, जैसे मैंने कहा था कि भाई आईसीएस के एग्जामिनेशन इंडिया में भी होने चाहिए और यूके में भी होने चाहिए, तो उसका एक रेजोल्यूशन पास हुआ 93 में, ये भी मॉडरेट्स की वजह से हुआ। बनारस सेशन में पहली बार गोखले जी ने उठाया क्वेश्चन 1905 में, ठीक है, 1905 में गोखले साहब ने जो है क्वेश्चन उठाया और कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम डिमांड किया कि भाई हमें भी मिलना चाहिए जैसा कॉलोनीज को मिला है। 1906 में कलकत्ता सेशन में नौरोजी सर ने जो है डायरेक्टली ये बात उठा दी। यानी कि डेमोक्रेटिक आइडियाज का बर्थ कब हुआ? मॉडरेट्स के टाइम पे हुआ। यानी कि ट्रेनिंग हुई पॉलिटिकल वर्क में, हाँ हुई भाई, ट्रेनिंग भी मिली। पॉपुलराइज हुए मॉडर्न आइडियाज, हुए। इकोनॉमिक नेशनलिज्म आगे बढ़ा। इकोनॉमिक साइड में ब्रिटिश पे प्रेशर आया। सिविल राइट्स की अवेयरनेस इंडियंस को हुई कि कुछ होते हैं भाई, मिलने चाहिए, हुआ। आप समझे? ये सारी चीज सोचने वाली है। ठीक है जी। तो इसीलिए जब हम इवैल्यूएशन करते हैं मॉडरेट्स का, तो हमें क्रिटिकल असेसमेंट करना चाहिए, ना कि सिर्फ उनकी बुराई करनी चाहिए। जो क्वेश्चन जैसा डिमांड करेगा वो बात तो और है। तो अगर मैं कहूं, आप ट्रू और फॉल्स बताइए। सत्येंद्रनाथ टैगोर को सिविल सर्विसेज से डिसमिस किया गया था, ट्रू और फॉल्स? जल्दी बताइए। सत्येंद्रनाथ टैगोर को डिसमिस किया गया था, बताओ यार, खाम में सबने ट्रू कर दिया। सत्येंद्रनाथ टैगोर को कब से डिसमिस कर दिया? तो फॉल्स होना चाहिए है। डिसमिस किसको किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को डिसमिस किया था, तुमने टैगोर को डिसमिस कर दिया। यही प्रॉब्लम है। दूसरा क्वेश्चन कि पर कैपिटा इनकम इंडिया में 20 रुपीज थी 1867-68 में, पर कैपिटा इनकम 20 रुपीज थी। ये बात किसने निकाली? रानाडे साहब ने निकाली कि आरसी दत्त ने निकाली कि दादा भाई नौरोजी ने निकाली? पर कैपिटा इनकम 1867-68 में ये किसने निकाली? दादा भाई नौरोजी ने निकाली, आरसी दत्त ने निकाली, या एमजी रानडे साहब ने निकाली, या किसने निकाली? दादा भाई नौरोजी ने निकाली? बताइए। दादा भाई नौरोजी ने। यस, थैंक यू खुशबू जी। सर ये मैं हूँ। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया या ड्रेन ऑफ वेल्थ, आप जो भी कह लीजिए। अगर मैं कहूं इकोनॉमिक क्रिटिक कौन था कॉलोनियलिज्म का, इनमें से कौन नहीं था? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आरसी दत्त। इनमें से कौन नहीं है? इनमें से इकोनॉमिक क्रिटिक कौन नहीं है? आरसी दत्त इकोनॉमिक क्रिटिक नहीं है। राजीव, हद होगी भाई, राजीव भाई साहब। जी सुब्रमण्यम। जी सुब्रमण्य अय्यर हैं? जी Yes, sir. सुब्रमण्य अय्यर भी है, तीनों ही हैं, और तीनों के नाम हमने लिखे हैं। दादा भाई नौरोजी।
दादा भाई नौरोजी भी है। अरे बेवकूफ, दादा भाई नौरोजी नहीं होगा तो अपना नाम लिखेगा क्या? वो तो सबसे बड़ा क्रिटिक है इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म का। तो सर क्वेश्चन तो आपने इसमें से एक चूज। तो उससे क्या हुआ? तुम बोलो कि सर नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन को भी क्वेश्चन कर सकते हैं ना, ऐसा थोड़ी ना है। समझाने का तरीका है ये तो। एग्जाम में नहीं कर सकते, लेकिन अभी तो आप सोच सकते थे कि यार ये तो तीनों ही नाम थे। सर आप एक नाम शायद गलत बोल रहे हैं सर। सर इफ आई एम नॉट रॉन्ग मे बी सर वन ऑफ देम, मतलब ऑल ऑफ देम आर एक्चुअली इकोनॉमिस्ट। ऐसा क्यों नहीं बोला आप लोगों ने? बोलो। सर आपने नन ऑफ द अबव नहीं बोला ना, हाँ नन ऑफ द अबव का ऑप्शन नहीं दिया ना। हाँ, मैं मानता हूं मैंने नहीं दिया, लेकिन मैंने तो पूछा फिर भी। नाम तो हमने लिखे ही थे कल परसों। तो कंफ्यूजन हो गया सर थोड़ा सा। और वो जो क्वेश्चन था एक 2017 का क्वेश्चन है, मैं वैसे ही बता रहा हूं, आप नोट कर लो। व्हाई डिड, अब ऐसा ठीक है आया तो है, व्हाई डिड मॉडरेट्स फेल टू कैरी, व्हाई डिड मॉडरेट्स फेल टू कैरी conviction with the nation failed to carry conviction with the nation about their proclaimed ideology, about their proclaimed ideology and political goals, and political goals by the end of 19th century. By the end of 19th century. Why did the moderates fail to carry connection with the nation about their proclaimed ideology and political goals by the end of the 19th century? ये क्वेश्चन लिख के सब डालना, नाम लिख के अपना साथ में पेपर के ऊपर। ओके ओके सर। अब अगर हम बात करें कि भाई ये जो हुआ इसके साथ एक्सट्रीमिज्म कैसे राइज होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एक्सट्रीमिज्म यानी कि मिलिटेंट नेशनलिज्म, मिलिटेंट यानी कि रेडिकल नेशनलिज्म, यानी कि हम इसको कह सकते हैं क्या रिवोल्यूशनरी टेररिज्म? बोलिए, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? नहीं कह सकते वो। क्यों नहीं कह सकते? टेररिज्म कैसे हो जाएगा सर? टेररिज्म कैसे हो जाएगा? अंग्रेज इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे अंग्रेज? टेररिज्म। रिवोल्यूशनरीज क्या है? टेररिस्ट हैं, क्योंकि दे आर फाइटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। लेकिन द क्वेश्चन अराइजेज, इज द गवर्नमेंट फेयर इनफ? नो सर। बस फिर इसीलिए हम उनको टेररिज्म नहीं कह सकते, है ना। अब इनकी इंस्पिरेशन क्या थी? रिवोल्ट ऑफ 1857, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, आइडियाज ऑफ शिवाजी, ये सब क्या थी? इंस्पिरेशन था। साथ में मॉडरेट्स ने क्या हेल्प किया? ट्रू नेचर ब्रिटिश का निकाल के बाहर ले आए वो।
तो और घृणा हो गई उनके लिए। राना डे ने क्या लिखा? एसेज इन इंडियन इकोनॉमिक्स, हम लिख चुके हैं पहले। राना डे साहब ने लिखा एसेज इन इंडियन इकोनॉमिक्स, एमजी राना डे ने लिखा था एसेज इन इंडियन इकोनॉमिक्स, उससे हमें बाहर निकल के आया। आरसी दत्त ने क्या लिखा? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हमने थोड़े दिनों पहले ही अभी डिटेल में पढ़ा था, किसके बारे में बताना, पढ़ा या नहीं पढ़ा? वासुदेव बलवंत फड़के। अरे हमने पढ़ा था कि नहीं? कल की क्लास में सर? क्या कह रहे हैं? कल की क्लास में तो नहीं पढ़ा सर इनके बारे कल में। नहीं यार, 4-5 दिन पहले, 10 दिन पहले पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? सर नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ा सर वासुदेव। अच्छा, और किसी को याद है भाई? वासुदेव बलवंत फड़के, फादर ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म इन इंडिया, ये किसको याद है? यस सर, बताया था आपने। हैं कोमल? बताया था सर आपने इसके बारे में। बताया था शायद हमने। मैंने क्लास नहीं ली होगी फिर वो वाली। कोई बात नहीं, फिर भी देख लेना। यानी कि ये सारी चीजें, अपार्ट फ्रॉम प्लेग आ गया था, पुणे में प्लेग आया था ना, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। ब्यूबोनिक प्लेग। कौन सा प्लेग? ब्यूबोनिक प्लेग। इसके अलावा क्या हुआ भैया? टेरिबल फेमिन्स, तो हमने बात की है, चारों तरफ फेमिन्स थे, चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ था। इसके अलावा हमने क्या बात की? लेविश लाइफ ऑफ, लेविश लाइफ किसकी है बताओ इंडिया में? ब्रिटिशर्स और जो मिडिल क्लास है। लेविश वर्ड नहीं यूज कर सकते उनके लिए। और एक बहुत बड़ा ग्रुप आप छोड़ रहे हैं, किसकी और लेविश है इंडिया में लाइफ? जो प्रिंसेस है सर। बिल्कुल, प्रिंसली स्टेट्स। तो आम आदमी क्या मर रहा है? भूखा, और ये कर रहे हैं ऐश। हैवी टैक्सेशन है लोगों के ऊपर। क्या है? हैवी टैक्सेशन है। इंडिया में कोई टेक्नोलॉजिकल और सोशल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो इन सब की वजह से क्या हम कन्विंस हुए कि हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सेल्फ रूल। ठीक है जी, हमें क्या चाहिए? सेल्फ रूल। सेल्फ रूल का हिंदी में मतलब होता है स्वराज। ठीक है, तो इसीलिए सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स, एजुकेटेड इंडियंस, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें मिलाकर एक ऐसा माहौल दे रही हैं जिससे इंडिया में क्या आया? न्यू विजन, न्यू कॉन्फिडेंस। ओके, तो इसीलिए दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले क्या कहा? इंडिया इज फॉर इंडियंस। (1876). इसीलिए दयानंद सरस्वती साहब को लोग क्या कहते हैं? ग्रैंड फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। बंकिम चंद्र चैटर्जी, उनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आनंद मठ, वंदे मातरम, वो सॉन्ग बंगाली में, संस्कृत में सॉन्ग है वो, उसके बाद उसको अडॉप्ट भी किया गया, 1896 में पहली बार गाया भी गया। तो ये सारी चीजें माहौल को चेंज कर रही। इसके अलावा इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस भी है। कैसे? साउथ अफ्रीका में एक वॉर हुआ था, गूगल करना, बोयर वॉर, अंग्रेजों और डच के बीच में। उसमें गांधी जी ने भी उनकी मदद की थी। बोयर वॉर, डच और उनके बीच में, समझे? इधर गांधी जी ने कैसे मदद करी थी? गांधी जी ने एक एम्बुलेंस कोर बना दी थी,
चोट लगती जाएगी जी तो हम लोगों को उठा उठा के हॉस्पिटल लेके जाएंगे, हमारा काम है। वॉलेंटियर कोर बना दी उन्होंने, क्या बना दी? वॉलंटियर को। कि भाई लड़ तो नहीं रहे हैं हम इंडियंस अंग्रेजों के साथ, लेकिन हम उनके साथ ये भी करेंगे तो हमारी भी कुछ वैल्यू बढ़ेगी। एक अगर जनरल भाषा में कहूं, नेशनल मूवमेंट हो रही थी जगह जगह, जैसे टर्की में, इजिप्ट में, पर्शिया में, आयरलैंड में, चाइना में। और रशिया, रशिया को 1905 में किसने हराया? जापान ने। जापान में। उससे बड़ा एक लहर दौड़ी कि एक एशियन कंट्री भी यूरोपियन कंट्री, रशिया को तो यूरोपियन माना जा रहा था, यूरोपियन कंट्री को हरा सकती है। ठीक है जी, इससे बहुत कॉन्फिडेंस आया, इससे बहुत जान आई, इससे बहुत आत्मनिर्भरता आई। ठीक है मैम, ठीक है, आप सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? इसीलिए मॉडरेट के मेथड से क्या होने लगा? डिसइल्यूशनमेंट। इससे भाई कुछ ना होने वाला, ऐसे तो पीटी भी ना निकलेगा। जागरूकता आने लगी लोगों में कि मॉडरेट से पीटी भी ना निकलेगा, सिर्फ लेटर लिखते रहोगे, सिर्फ बताते रहोगे तो पीटी ना निकले, कुछ करना तो पड़ेगा। अब क्या क्या इसमें हुआ, क्या क्या इवेंट्स हैं, वो हम कल देखते हैं, ताकि हम देखेंगे तिलक साहब, बंकिम अपना बिपिन चंद्र पाल साहब, लाला लाजपत राय साहब, साथ में बाकी जो इवेंट्स हैं। फिर हम सीधा इसको पार करके कहाँ आ जाएंगे? रिवोल्यूशनरीज के। इसके साथ ही बता दूंगा मैं रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, जिसको सो कॉल्ड ब्रिटिश टेरर कह रहा है। सबसे पहले किसका हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, और हम फिर इसको खत्म करके सीधा का सीधा हम रिवोल्यूशनरीज में आ जाएंगे। और उसके बाद हम सीधा कहाँ पहुंच जाते हैं? स्वदेशी मूवमेंट पे पहुंच जाते हैं, पार्टीशन ऑफ बंगाल पे पहुंच जाते हैं। जैसे ही पार्टीशन ऑफ बंगाल होगा, उसके बाद आप सीधा कहाँ पहुंच जाते हो? उसके बाद आप पहुंच जाते हो पहले फेज में नेशनलिज्म के। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का जो स्प्लिट हुआ, वो स्प्लिट हम देखेंगे क्या स्प्लिट हुआ। उसके बाद आप सीधा पहुंच गए गांधी जी पर, और आप मेन स्ट्रीम नेशनल मूवमेंट में अगले 2-4 दिन में पहुंच जाओगे। कोई दिक्कत है तो बताइए। सर कल की क्लास से क्वेश्चन है। कौन बोल रहा है ये? सर मैं कोमल बोल रही हाँ, नाम बोला करो साथ में, एक तो शक्ल नहीं दिखाते, ऊपर से कुछ भी कोई भी शुरू हो जाता है। हूँ। ओके सर। सर ये जो आपने बोला था कल सेफ्टी वॉल थ्योरी, इसके बारे में दोबारा बता दीजिए सर, क्या समझ बता, नहीं आया क्या समझ नहीं आया? कि किसने क्या दिया था और सर किस लिए क्या था इस थ्योरी। कौन बताएगा भाई, कौन बताएगा? सेफ्टी वॉल थ्योरी का एग्जांपल दे सकते हैं सर हम। जैसे सेफ्टी वॉल, अगर कुछ जैसे अगर अर्थ ही गर्म हो रही है तो जो ज्वालामुखी होते हैं सर वो सेफ्टी वॉल काम करते हैं। ये बिल्कुल। अगर खाना भी बनाते हैं तो कुकर जो रहता है उसमें तो भाप निकलने के लिए वो ऊपर सीटी सी रहती है, इससे वो निकलती रहे कि फटे ना वो। इस तरह से कांग्रेस को ऐसे सेफ्टी वॉल बनाया गया जो कि अंदरूनी लहर है वो पैदा हो रही है तो उसको निकालते रहे उन मुद्दों को। और एकदम से 18 जो 1857 का रिवोल्ट था उसकी बजाय होने के फुल हम उनको पार्ट बाय पार्ट डील करते रहे। बहुत अच्छा बताया, शाबाश, बहुत बढ़िया, थैंक यू सचिन जी। हाँ भाई कोमल, समझ में आया? हेलो, तो सर इसमें कांग्रेस को वो कर रहे थे सर। कांग्रेस को क्या कर रहे थे? जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो ना, कांग्रेस को क्या कर रहे थे? हेलो कोमल, सर एक बार आप बता दो। ये क्या कांग्रेस को ऐसे यूज किया गया जैसे कुकर की सीटी होती है। हाँ नहीं, मुझे ये बताओ तुम सब में से कि यहाँ पर सेफ्टी वॉल, कांग्रेस को अगर सेफ्टी वॉल मान रहे हो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, नहीं, कांग्रेस को नहीं कह सकते सर। कांग्रेस ये सेफ्टी वॉल, तो उसमें कुछ ऐसे ही एसोसिएशन भी थी कांग्रेस के अलावा भी। वो कुछ भी होती रहे। कहने को जो थ्योरी बनाई गई वो ये बनाई गई कि भी कांग्रेस जो है वो सेफ्टी वॉल्व है डिसकंटेंटेड एजुकेटेड इंडियंस का, जो अभी सचिन जी ने समझाया।
तो मैं ये लेकिन सर जो एसोसिएशन और भी बनाई गई थी, हाँ लेकिन वो चल नहीं पाई, वो बंद हो गई बीच वो में। छोड़ दे लेकिन उनको कांग्रेस तुम। एक ऐसी हाँ वो बात कांग्रेस एक सही है। ऐसी वो थी जो लास्ट तक चली, बस इसलिए उसका नाम रह गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ कांग्रेस के लिए ही कहा गया है सिर्फ कि कांग्रेस ही सेफ्टी वॉल था। पर मुझे ये बताओ, एक अंग्रेज का नाम बताओ जिसके कांग्रेस में जुड़े रहने के कारण कांग्रेस को सेफ्टी वॉल कहा गया, कि ये तो हिंदुस्तानियों की है ही नहीं, ये तो अंग्रेजों के पिट्ठुओं की है। तो कौन सा वो अंग्रेज है जो कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है जिसके कारण सेफ्टी वॉल को कांग्रेस को सेफ्टी वॉल कहा गया? कौन सा वो अंग्रेज है, नाम बताओ। व्यूम सर। हाँ एओ ह्यूम। उम्मीद था सर। एओ ह्यूम था, तो बोले साला ये कैसे है, ये कैसे हो सकता है, सेल्फ इंटरेस्टेड ग्रुप है ये तो, इसीलिए ये तो सेफ्टी वॉल भी है। लेकिन जब जब ये बाद में बात उठी कि कांग्रेस तो कुछ नहीं था, कांग्रेस तो मेजर मिडिल क्लास, और कांग्रेस जो है सो कॉल्ड, जैसे अभी सचिन ने भी बोला कि सर वो तो मिडिल क्लास नहीं थे, अपर क्लास थे, तो मिडिल क्लास कहा जाएगा उस टाइम पे। मिडिल क्लास इंडियंस का एक ग्रुप था, अपने सेल्फ इंटरेस्ट का ग्रुप था, तो ऐसा नहीं है। इसीलिए बिपिन चंद्रा जी ने कहा कि अगर कांग्रेस को सेफ्टी वॉल मानना है आपको अंग्रेजों की तरफ से, तो हमारी नजरों में तो वो लाइटनिंग कंडक्टर है, हम तो उससे आग लगा देंगे। तो कहने का पर्पस ये है कि कांग्रेस जो है वो एक बॉडी थी जिसकी शुरुआत हुई, जिसको एक्सट्रीमिस्ट ने कहा 3 दिन का तमाशा, 3 दिन का नाटक, दब्बू, नपुंसक, किसी कार्य के ना आने वाले लोग, असली नहीं हो तुम, असली होते तो अंग्रेजों से डायरेक्ट लड़ते। तो जब ऐसे शब्द आएंगे तो उसके हिसाब से आप मॉडरेट का रोल कम होता चला जाएगा, जैसे कि मनमोहन सिंह जी के टाइम पे कह लो, या उससे पहले का भारत कह लो। आज का भारत हम कहते हैं सशक्त भारत हो रहा है, पहले नहीं हुआ, लेकिन उस समय के हिसाब से वो भी बेस्ट था। तो ऐसे करके आपको ना रिलेटिव तरीके से देखना है, ना कि आपको ऐसे कि भाई एक चीज को बिल्कुल ही अच्छा बोल दिया और एक को बिल्कुल खराब बोल दिया। सिविल सर्विसेज में उस चीज का कोई भी स्कोप नहीं है। सर ये एक्सट्रीमिस्ट आ जाएंगे तो फिर लोगों को आ इनकी गए। बातें ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी, क्योंकि शॉर्ट टाइम में रिजल्ट देने की बातें कर रहे हैं। और हाँ और बिल्कुल। बोलो लोगों बोलो। को लोगों को ज्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे। लेकिन जो मॉडरेट्स है वो तो चाह रहे हैं कि लोगों को अवेयर करके किस तरह से मास भाई मोबिलाइजेशन करी अभी जाए और एक्सट्रीमिस्ट कल्चर। वैसे ही हैं, अभी एक्सट्रीमिस्ट वैसे ही हैं जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी ये बोलेगी कि हमें एक बार मौका दे दो, हम तो 30 दिन में 40 दिन में हम तो देश की सारी समस्याएं दूर कर देंगे। वो भी एक्सट्रीमिज्म है, लेकिन वो दूर नहीं कर सकते ऐसे वो। तो इसीलिए ना कांग्रेस कर पाएगी, मतलब ना मॉडरेट कर पाएंगे, ना एक्सट्रीमिस्ट कर पाएंगे। कुल मिला के ये सारे गुण एक आदमी में चाहिए, और उस आदमी का नाम था गांधी। गांधी। तो सबसे बड़ा मॉडरेट कौन? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। सबसे बड़ा एक्सट्रीमिस्ट कौन? महात्मा गांधी। वो भी महात्मा गांधी है। यस सर, लास्ट में कह दिया था भारत छोड़ो आंदोलन वो 14 है जनवरी शुरू से ही, 15 अगस्त। लेकिन आप जैसे मैं खुद सत्याग्रह को फॉलो करने में विश्वास रखता हूं, तो सत्याग्रह सबसे एक्सट्रीम हथियार है। यस सर। गांधी जी जब कोई गलती करता था ना, तो उठक बैठक कराने से लेकर और फाइनेंशियल पेनल्टी देने से लेकर टॉयलेट तक साफ कराते थे, और अपना खाना तो खुद बनाना ही पड़ेगा और 3 दिन तक भूखा भी रहना पड़ेगा। तो आप उसके विचार को समझिए, यहां तक का आप रिवाइज कीजिए, कल हम यहां से आगे बढ़ते हैं। सर कल शहीद दिवस से कुछ बता दो सर, बारे में कल ही बताओ। बिल्कुल, कल के प्रश्न में जरूर उत्तर दूंगा। आपको जो शहीदी दिवस के बारे में पूछना है, तीनों के विषय में पूछना, मैं जरूर बताऊंगा। प्रश्नों के आपके उत्तर जरूर मिलेंगे। सर एक फैक्ट बार ये सुनो, तीनों के बारे में फैक्ट खुद ही पढ़ लो, चर्चा हम कर लेंगे। फैक्ट नहीं सर, आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूँ। हाँ आइडियोलॉजी में बता दूंगा सर हाँ। ये जैसे प्रिपरेशन करते हैं, हम्म अब इनको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब जैसे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम्म। तो लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन जब सारा एक साथ देखें या और क्लास से देखते हैं फिर लगता है कि भाई ठीक है 12 क्या लगता फीलिंग है? आती है। क्या लगता है? कुछ नहीं सर। अरे बोलना यार, एक तो यार तुम्हारा साला बचपन ही खत्म नहीं हुआ है, तुम्हारी किसी। जैसे कि नहीं हो पाएगा सर, ठीक है अरे फिर क्यों नहीं हो कैसे। पाएगा? ऐसा नहीं है भैया, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूं, मुझे कोई शौक नहीं है झूठ बोलने का।
क्यों नहीं है शौक? क्योंकि मेरी नौकरी नहीं है ये। तुम खुद ही बोलते हो साला नहीं हो पाएगा, हद होगी यार, कमाल है। आप तो उस दिल जले अजय देवगन जैसे एक्टर की बात कर रहे हो जिसको एक्टिंग करनी कभी आई ही नहीं। या अक्षय कुमार जैसे पहले करता था। अब तो पता नहीं आप लोगों का क्या मानना है कि उसको एक्टिंग आती है कि नहीं आती। मेरा कोई व्यू नहीं है, मैं तो जनता के व्यू बता रहा हूं। तो अपने आप को नहीं बोलना है यार, ये आप अपना हित नहीं कर रहे ऐसा बोल के। 25-25 साल उम्र नहीं हुई है, 25-22, जिसकी तुम्हारे यहाँ 25 उम्र है ना, जिसकी 23 उम्र है वो 32 के जैसे बिहेव करता है तुम्हारे यहाँ, जिसकी 21 की उम्र है वो 12 साल जैसा बिहेव करता है, और जिसकी 25 की उम्र है वो 52 साल वाली बिहेव करता है। अब अपनी अपनी उम्र देख लो, अब सब क्या क्या है। 22 अगर किसी की है तो बता देना, उसका ही बता दूंगा। होगा सचिन, होगा। पहले सारी चीजों को देखो। अगर ये भी खबर आएगी ना कि तू सारे नोट सारी चीजों को पढ़ते हुए थक के गिर के मर गया, तो मैं भी फूल चढ़ाऊंगा तेरे ऊपर खुद ही। ओके। बात आप करते हो यार बड़ी बड़ी कि हम अच्छा सोचते हैं। डरो मत यार, तेरे को सारा समझ में आ जाएगा सचिन। लेकिन 25-30 साल तूने अगर क्लर्क ही कर ली ना, क्लर्क बना रहा 30 साल, फिर मुझसे मिलियो। समझ ही नहीं रहा यार, अपने आप को अंडर एस्टिमेट किए बैठा है खाम खा में। अरे पहले जागो तो, देखते हैं क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कैसे होगा वो देख, अलग मुद्दा है, लेकिन पहले तू पूरी जान तो मारो। फर्स्ट पॉइंट। हाँ बोल, अब बोल जल्दी। सर एक बुक है वो रीड करनी चाहिए। कौन सी बुक? पावर ऑफ अनकॉन्शियस माइंड। तूने पढ़ रखी है? यस सर। उसके 3 पेज के नोट्स बना के मैडम को दे दे, ग्रुप पे डालेंगे हम। हेलो, हेलो राजीव, कब देगा? कब देगा? कल दे दूंगा सर। हाँ 3-4 पेज के उसकी समरी बना के पूरी किताब की। सर समरी क्या पीडीएफ दे दूंगा। अबे किताब नहीं चाहिए बे। हेलो। ओके सर।